पहले हम लोग समझते हैं कि ये है क्या, देन उसके बाद हम लोग इसमें रिलेशन डिराइव करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए और इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं पोल। ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो सामने में वॉल है, वहां पे मिरर रखा हुआ, वहां पे पोल है, तो वहां से यहाँ तक का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। तो पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ से एक पैरेलल रे लेते हैं। मान लीजिए पैरेलल रे आया ऐसे, पता है कि जो पैरेलल रे आता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, कल बताया होंगे आपको, तो यहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो जिस पॉइंट से पास किया इसको हम लोग कहेंगे फोकस। अब पोल से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, या इसको फोकल लेंथ कर दीजिए, रिलेशन फोकल लेंथ। तो पोल से लेकर के फोकस तक का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ करते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको इसी फोकल लेंथ, मतलब कि आप ऐसे मान के चलिए, तो P से F, PF को कहेंगे फोकल लेंथ या F, इसको F कहेंगे, और PC पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का बीच के डिस्टेंस को कहेंगे R। तो ये F और R के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। हम क्या करते हैं कि C से इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कल बताए होंगे आपको या पिछले क्लास में कि C से जो लाइन जाता है वो मिरर पे परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है। तो C से जो लाइन जाएगा मिरर पे, या जो लाइन ड्रॉ करेंगे मिरर के साथ, वो नॉर्मल होता है। ये क्या काम करेगा, ये एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए ये जो रे है जाके मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे और ये आपका हो गया नॉर्मल। यहाँ टकराने के बाद जो निकला इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक। ये तो पता है ना आपको, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये अगर मान लिया यहाँ पे थोड़ा देख लिए ए पे लेते हैं, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये मान के चलना है कि ये मान लीजिए डी, ये डी पी के काफी क्लोज होता है। देखने में आपको ऐसे लग रहा है लेकिन ये काफी क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले तो हम बताएं ना आपको कि यहाँ से इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आप देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो उसका मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो चीज हम कर रहे हैं ना वो पहले लिखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखें कि बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू R, ठीक है ना। और इससे पहले आप लिख सकते हैं कि AC इज नॉर्मल। AC आपका क्या है, नॉर्मल। ये इक्वेशन आप ले लीजिए 1। फिर हम लोग जानते हैं, अगर यहां से हम लोग B ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस AB पैरेलल टू CD, AB जो है
वो CD के पैरेलल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मतलब कि एंगल BCD इक्वल होगा एंगल BAC का, मतलब कि एंगल BCD भी आपका हो जाएगा I के बराबर, मतलब ये एंगल भी आपका हो जाएगा I। तो देख रहे हैं कि ये एंगल I, ये R, और I और R आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम यहां पे चले तो देखेंगे ये ट्रायंगल, देखेंगे इन ट्रायंगल AFC एंगल I और R आपस में क्या है, बराबर है। अगर I और R बराबर है तो किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में बराबर रहता है तो उसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस का मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो साइड कौन सा बराबर होगा, AF और CF। तो देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे AF इक्वल होगा CF के, AF बराबर हो जाएगा CF के। और एक चीज आप याद रखिएगा कि D इज वेरी क्लोज टू द P, ये जो D है वो P के काफी क्लोज है। तो इसका मतलब आप FD को FP भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, हम आगे लिखेंगे। और कुछ चीजें याद रखना है कि अगर एंगल काफी, देखो यहाँ पे जो I R ये सब एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ये एंगल काफी छोटा होता है, और जब एंगल काफी छोटा होता है, एक से छोटा हो, तो उस केस में tan थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा आपका एंगल बहुत ही छोटा हो तो फिर उस केस में tan थीटा का जगह पे सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं थीटा, ये अप्रोक्सीमेटली, कि tan थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसका हो जाता है, थीटा के। याद रखना sin थीटा भी इक्वल हो जाता है थीटा के अप्रोक्सीमेटली। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन थीटा, जो tan थीटा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। अब हम क्या करते हैं, उससे पहले अब ये R ये I, फिर हम लोग ये एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगल AFD जो है, AFD वो इस ट्रायंगल का, देखो ये वाला एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल तो समझ में आता है, तो फिर लिखेंगे I प्लस R। I और R आपस में क्या है, इक्वल है, I एंड R बोथ आर इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I प्लस I, मतलब कि 2I। इस एंगल को हम लोग कहेंगे 2I, समझिए। और ये हम आपको नोट्स में लिखवाए थे कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो tan थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं और tan थीटा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, तो लिखेंगे tan I। तो tan I बराबर क्या लिखेंगे, ये I, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका AD, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे AD और बेस क्या लिखेंगे, CD, ठीक, AD बाई CD। अच्छा, अब बता ही चुके हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो tan I की जगह पर सिर्फ क्या लिखेंगे, tan थीटा बाई थीटा। तो हम चूंकि ये एंगल काफी छोटा है तो लिखेंगे I इक्वल टू AD बाय में CD। ये इक्वेशन हम ले लेते हैं 2। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं कि अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला इन ट्रायंगल ADF, ठीक।
लिखते इन ट्रायंगल ADF ADF लिए तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 2i, ये एंगल लिए तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हुआ AD और बेस हो गया मेरा FD। फिर यहां से tan 2i, 2i का यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे tan 2i का यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 2i, तो 2i बराबर आपका हो जाएगा AD बाय में FD। i का वैल्यू कितना है AD बाय CD, यहाँ पर लिखेंगे 2 AD बाय CD और यहां पे लिखेंगे AD बाय में FD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तुम तो क्या लिखेंगे यहां से लिखेंगे देखो AD तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिखो 2 FD को इधर लाए, फिर यहां से लिखेंगे AD इंटू CD इधर गया और ये AD नीचे चला है, AD से AD कट गया, 2 FD बराबर CD। और हम क्या बता रहे हैं बात कि ये जो D है P के काफी क्लोज है, तो हम जहां पे CD है उसको C, हम बता रहे थे कि ये जो D है वो P के काफी क्लोज है, तो जहां पे FD है वहां पे हम FP भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे स्पेस है, तो हम लोग लिखेंगे 2FP हो गया, और जहां पे CD है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे CP। अब FP, F से लेकर के P तक के डिस्टेंस को ही कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ F, तो हम लोग लिखेंगे 2F और CP को क्या कहते हैं R, मतलब R बराबर क्या हो गया 2F, या F बराबर आप कह सकते हैं R/2। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि एक मिरर में या एक अगर आप मान लीजिए लेंस भी पढ़ोगे तो उसमें जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकस का जस्ट डबल होता है, फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट डबल होता है लेंथ ऑफ फोकस के, ठीक है ना। और जो फोकल लेंथ होता है वो जस्ट हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। क्लियर? मतलब कि आप कहीं भी अगर हमको लिखना होगा तो लिखेंगे F बराबर R/2, या आप आ गया कहीं कहीं पर C भी लिखा था C/2, ठीक। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। क्लियर है? चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।